चलो बच्चों, तो आज हम लोग अकाउंट में सेकंड पार्ट का चैप्टर नंबर 4 कंटिन्यू करें ना, जिसका नाम है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। देखो, इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है वो इसका पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया था कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करना हो ना तो जनरली दो तरह के स्टेटमेंट्स बनाए जाते हैं, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट और उनके सम्स देखे, कैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनता है, कैसे बैलेंस शीट बनती है, कैसे जो है वो मिसिंग नंबर्स हो तो कैसे फाइंड करते हैं, उसके बारे में हमने समझा ना। अब आज आज सेकंड पार्ट हमें देखना है कि आज हमें बनाना है कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव नहीं, कॉमन साइज स्टेटमेंट। जैसे नाम है ना कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट जो है वो हेल्प करता है कि कंपनी की साइज कितनी है, कंपनी का वॉल्यूम कितना है, कंपनी जो है वो कितनी, क्या कह सकते हैं, कितने बड़े स्केल पर जो है वो काम कर रही है, ये जो है वो कॉमन साइज स्टेटमेंट से पता चलता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट में ना हमेशा से परसेंटेज ढूंढते हैं, सिर्फ परसेंटेज, इसमें इंक्रीज डिक्रीज ढूंढा नहीं जाता। हम लोग कंपैरेटिव स्टेटमेंट फाइंड कर रहे थे, उसमें इंक्रीज डिक्रीज फाइंड करते थे, इसमें इंक्रीज डिक्रीज नहीं, परसेंटेज ढूंढे जाते हैं। और इसी वजह से कॉमन साइज स्टेटमेंट को कितनी बार 100% स्टेटमेंट भी कहते हैं। 100% स्टेटमेंट इसका दूसरा नाम कॉमन साइज स्टेटमेंट का। कॉमन साइज स्टेटमेंट में जब जो है वो स्टेटमेंट्स बनाया जाता है ना, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जब इसमें बनाया जाता है कॉमन साइज में, तो उसमें परसेंटेज ढूंढे जाते हैं, परसेंटेज इन कंपेयर ऑफ सेल्स, या कहो परसेंटेज ऑफ सेल्स ढूंढे जाते हैं। ये नोट करना, कॉमन साइज स्टेटमेंट में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाना हो, प्रॉफिट एंड लॉस कॉमन साइज स्टेटमेंट, तब उसमें सेल्स के परसेंटेज ढूंढते हैं, सभी अमाउंट को सेल के साथ कंपेयर करते हैं कि भाई बिजनेस की जितनी सेल है ना उसके कंपैरिजन में बाकी सब चीजें कितनी हैं, बराबर ना। तो ये कंपैरिजन उसमें की जाती है। और अगर कॉमन साइज में बैलेंस शीट बनानी है ना, तो उसमें उसमें परसेंटेज ऑफ टोटल ढूंढा जाता है। उसमें क्या फाइंड किया जाता है, परसेंटेज ऑफ टोटल फाइंड किया जाता है, ठीक है ना। उसमें सेल्स तो आती नहीं है बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट का अगर हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है तो उसमें टोटल के परसेंटेज जो है वो सबके ढूंढे जाते हैं, मतलब सबकी कंपैरिजन टोटल के साथ की जाती है, इसमें सबकी कंपैरिजन सेल के साथ की जाती है, ठीक है। ये ध्यान रखना। अब एक सम करें तो थोड़ा माइंड क्लियर हो ना। कल हमने फाइनल एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 10 तक के सम्स किए थे, उसमें सब में कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाया था। आज फाइनल एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 11 देखना है, उसके आगे के सब सम्स देखना है कि जिसके अंदर कॉमन साइज स्टेटमेंट हमें तैयार करना है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक कि उसमें क्वेश्चन नंबर 11 है, उसमें दिया हुआ है कि प्रिपेयर कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फ्रॉम द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ 2 ईयर्स। 2 साल का स्टेटमेंट है ना, वही पर्टिकुलर नोट नंबर 17-16 की अमाउंट है। तो पहले तो इसमें जो जो दिया हुआ है वही। अब देखो, कंपैरेटिव स्टेटमेंट में जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे थे ना पहले, तो उसमें फाइंड करते थे मिसिंग अमाउंट, भाई सेल दिया हुआ है, अदर इनकम दी गई है, टोटल इनकम हम फाइंड करें, प्रॉफिट बिफोर रेवेन्यू या प्रॉफिट बिफोर टैक्स या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सब हम ढूंढते थे, फाइंड करते थे ना। यहाँ कॉमन साइज स्टेटमेंट में वो सब ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखो आपके क्वेश्चन में पूरे ही सातों स्टेप लिखे हुए हैं ना, सेल, रेवेन्यू, अदर इनकम, टोटल इनकम, 4 पे एक्सपेंस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, और आखिरी में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, सातों स्टेप लिखे हुए हैं, हमें कुछ ढूंढना नहीं है। मतलब एज इट इज अमाउंट लिख देना पहले तो, और फॉर्मेट तो वैसे ही बनेगा ना जैसे मैंने यहीं पे क्वेश्चन 11 का फॉर्मेट बनाया है कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का नाम है नहीं, नहीं तो लिखते कि ऑफ डैश कंपनी, इसमें तो कोई नाम नहीं दिया हुआ है। तो कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पहले तो पूरा का पूरा क्वेश्चन ही लिख देते हैं ना, फिर हम लोगों को खाली वो दो चीजें फाइंड करनी होती है और कुछ थोड़ी। भाई पहले पूरा पर्टिकुलर लिख दिया सातों स्टेप, उनकी अमाउंट भी, अमाउंट में हमेशा ध्यान रखो पहले 16 फिर 17 की अमाउंट, भले उसमें 17 और 16 दिया हुआ हो, पहले इसमें 16 फिर 17 की अमाउंट, समझ आ रहा है ना। और ये दोनों खाली हमें फाइंड करने होते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट जब ढूंढते थे ना तो इन दोनों में हम लोग फाइंड करते थे इंक्रीज डिक्रीज, कल के सब सम हमने किए थे ना, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज रुपीज में, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज में। अब यहाँ पे कॉमन साइज स्टेटमेंट में इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा जाता, ये सब तो सेम ही रहता है, यहाँ इंक्रीज डिक्रीज नहीं लिखा जाता, यहाँ पर परसेंटेज ही खाली ढूंढते हैं। और अगर प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस बना रहे हैं तो किसके परसेंटेज ढूंढते हैं, सेल्स के परसेंटेज।
मतलब यहाँ पे लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स, जिसमें 2016 के, और यहाँ लिखा जाता है परसेंटेज ऑफ सेल्स 2017 के, बराबर। सेल्स परसेंटेज 16 के, परसेंटेज ऑफ सेल्स 2017 के। तो इसमें आपको काउंट भी करना हो ना, तो पहले 16 वाली पूरी अमाउंट ढूंढ लो। आगे कंपैरेटिव करते थे तो इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज, इंक्रीज डिक्रीज परसेंटेज ऐसे ढूंढते थे। यहाँ पे पहले 16 वाला पूरा कंप्लीट कर लो, फिर 17 वाला पूरा कंप्लीट करो। 16 वाला कंप्लीट होगा 16 से, 17 वाला 17 से। और परसेंटेज ऑफ सेल्स मतलब क्या, जितनी भी अमाउंट है ना, जितनी भी अमाउंट्स है ना, सबकी कंपैरिजन हमें सेल्स के साथ करना है। सबके परसेंटेजेस सेल्स के अकॉर्डिंग ढूंढने हैं। भाई पहले सेल्स कितने हैं, 40 लाख है ना, तो सबके परसेंटेज, सभी अमाउंट के परसेंटेज 40 लाख से कंपेयर करने हैं। परसेंटेज ऑफ सेल्स इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस है इसलिए सेल्स में। बैलेंस शीट होता तो टोटल से कंपैरिजन करते हम लोग। मतलब ऐसा कि अगर प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है ना, तो जो भी अमाउंट हो, जो भी ऊपर अमाउंट हो, डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100, बराबर। प्रॉफिट एंड लॉस में ऐसे करेंगे, जो भी अमाउंट हो डिवाइड बाय सेल्स मल्टीप्लाई 100। जैसे कि देखो पहले 16 वाली लाइन पूरी करते हैं। 16 वाली लाइन, तो उस लाइन में कितना है अमाउंट, पहले 40 लाख, तो इसकी कंपैरिजन भी सेल के साथ ही। मतलब ऐसा कि अगर 40 लाख है ना, तो ऊपर अमाउंट 40 लाख डिवाइड बाय सेल्स, तो सेल्स भी तो इसमें 40 लाख ही है, 40 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 40 लाख और 40 लाख कट हो जाएगा, पहला 100, खुद के साथ ही कंपेयर करो तो 100 ही रहेगा ना उसमें, बराबर ना, पहले तो वही रहेगा ना। दूसरी अमाउंट जो अदर इनकम है, उसे भी सेल के साथ कंपेयर करना है, सबको सेल के साथ कंपेयर करना है। इसको भी इसके साथ कंपेयर करें तो ये अदर इनकम है 2,40,000, तो यहां अमाउंट में लिखते हैं 2,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, तो कितना हो जाएगा, 4 6 24, तो यहां आ जाएंगे 6%। सब में परसेंटेज ही लिखने हैं। अब ये अमाउंट इसको भी सेल के साथ कंपेयर करेंगे कि 42,40,000 डिवाइड बाय 40 लाख, तो यहां आ जाएगा 42,40,000 डिवाइड 40 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 42,40,000 कितना हो जाएगा उसमें कि 10 और 6 106%। समझ आ रहा है, ऐसे पूरी 16 की अमाउंट आ जाएगी ना। सबको क्या करना है, आपके पास तो कैलकुलेटर है, आराम से आप लोग कर सकते हो ऐसे। सब में डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, परसेंटेज ऑफ सेल्स ढूंढने हैं हमें। भाई ये भी 20,80,000 डिवाइड बाय 40 लाख मल्टीप्लाई 100, कितना आ जाएगा, 5 और 2 52%, बराबर ना। 20,80,000 डिवाइड 40 लाख मल्टीप्लाई 100, सभी अमाउंट डिवाइड सेल मल्टीप्लाई 100, तो भाई यहाँ पे 52%, बराबर। इसमें भी 160 डिवाइड 40 लाख मल्टीप्लाई 100, 120 डिवाइड 40 लाख मल्टीप्लाई 100, जो भी पॉइंट में जो भी अमाउंट हो ना, वो सभी अमाउंट यहाँ पे लिखनी है ना परसेंटेज में। 16 की पूरी लाइन बन जाएगी ना, ऐसे बना सकते हो ना, जितनी भी अमाउंट है सबको डिवाइड 40 लाख मल्टीप्लाई 100, सिंपल सा है। फिर अब 17 के परसेंटेज ढूंढेंगे, तो 17 के परसेंटेज में भी परसेंटेज ऑफ सेल्स करेंगे, लेकिन अब उसमें सेल्स कितनी, तो अब सेल्स आएगी 48 लाख। मतलब अब सबको डिवाइड 48 से करना है, बराबर। ये ध्यान देना, इसमें 16 में 40 है तो उससे डिवाइड करना, 17 में 48 है तो 48 से, इसको भी 40 से ही मत कर देना फिर, 17 की अलग। मतलब इसमें भी फॉर्मूला तो वही रहेगी ना, अमाउंट चेंज, फॉर्मूला वही, जो अमाउंट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100, तो अब सेल ये 48 लाख की, तो पहले 48 लाख डिवाइड बाय सेल भी 48 लाख मल्टीप्लाई 100, तो सेल का खुद के साथ कंपैरिजन तो 100% ही रहेगा। दूसरा कंपेयर करना हो तो 4,80,000 डिवाइड 48, तो वही करेंगे ना, 4,80,000 डिवाइड बाय 48 लाख मल्टीप्लाई 100, बराबर। तो कितना हो जाएगा, 48 10 सा हो जाएगा, यहाँ पर 10%। अरे बस समझ में, सिंपल है ना, ये तो मैं लिख रहा हूं, आप तो कैलकुलेटर में कर लोगे। 52,80,000 डिवाइड 48 लाख मल्टीप्लाई 100, इसको भी सेल के साथ डिवाइड। भाई 52,80,000
डिवाइड 48 मल्टीप्लाई 100, तो कितना होगा 1 एंड 1 11, मतलब 110 आ जाएगा, 110%। बरोबर। अब कैलकुलेटर में करोगे ना ये डिवाइड ये, इसमें भी 26,40,000 डिवाइड 48 लाख मल्टीप्लाई 100, 2,40,000 डिवाइड 48। अगर ये माइनस में है तो परसेंटेज में माइनस में लिखना, ब्रैकेट में दिया हुआ है। कैलकुलेशन वैसा ही 2,40,000 डिवाइड 48 लाख मल्टीप्लाई 100, तो अगर जो भी परसेंटेज आए वो परसेंटेज यहाँ पर माइनस में लिख देना, ये ब्रैकेट में है तो वो भी ब्रैकेट में। समझ आ रही है बात? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट कंपैरेटिव से और सिंपल हो जाएगा ना, कि भाई सिंपल सा पहले 16 के परसेंटेज फिर 17 के परसेंटेज ढूंढने, है कि नहीं। कंपैरेटिव में इंक्रीज डिक्रीज और परसेंटेज ढूंढते थे, ये तो उससे भी इजी कॉमन साइज स्टेटमेंट, कि भाई ये परसेंटेज ऑफ सेल्स, तो बस जितनी सेल है उसके साथ सबको कंपेयर करना है, ठीक है ना। ये खाली फॉर्मूला ध्यान रखो, अमाउंट डिवाइड सेल्स मल्टीप्लाई 100। अब यही चीज अगर बैलेंस शीट में होती ना, तो यही फॉर्मूला सिर्फ क्या रहता उसमें, उसमें जो अमाउंट हो डिवाइड बाय टोटल जो हो मल्टीप्लाई 100। बैलेंस शीट में क्या करते, अमाउंट डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100, ऐसे करते ना। तो देखो ये 11th वाला जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप एज इट इज करोगे, सेम टू सेम ये कंप्लीट हो जाएगा ना इसमें। अब वैसे ही 13 वाला क्वेश्चन देखो, उसमें बैलेंस शीट है, ओरली बता रहा हूं उसमें, कि उसमें देखो बैलेंस शीट बनानी है हमें कॉमन साइज की, वो कैसे बनानी है समझो। तो जो 13 वाला क्वेश्चन है ना, उसमें दिया हुआ है ना कि हमें कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाना है सौराष्ट्र लिमिटेड का, कॉमन साइज बैलेंस शीट जो है वो हमें तैयार करनी है। उसके लिए ये पूरी इंफॉर्मेशन है ना, वो अब मैं लिख नहीं रहा हूँ। देखो पूरी जो इन्फॉर्मेशन है उसमें ये इक्विटी एंड लायबिलिटी दिया हुआ है, दूसरे पेज पर जो है वो एसेट्स दिए हुए, कंप्लीट दिया हुआ है कि नहीं। पहले तो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन लिख देते हैं, जैसे मैंने यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में लिखी थी, ठीक है। आप भी लिख देना पूरी की पूरी, यहाँ पे आएगा ही नहीं, इक्विटी एंड लायबिलिटी एसेट्स आपके पूरे पेज पे एज इट इज सेम टू सेम लिख देना। उनकी जो अमाउंट्स हैं वो अमाउंट भी लिख देनी है, 17 16 नहीं, पहले जो है वो 16 की अमाउंट फिर 17 की अमाउंट। और यहाँ पर उसके बाद आपको कॉलम बनाने हैं यहाँ पर, कि अगर बैलेंस शीट कर रहे हैं ना तो परसेंटेज ऑफ सेल्स नहीं, यहाँ पे लिखा जाएगा परसेंटेज ऑफ टोटल, परसेंटेज ऑफ टोटल 2016 के, परसेंटेज ऑफ टोटल 2017 के, ऐसे बैलेंस शीट वो तैयार करेंगे ना। और इसमें जैसे हमने सब में डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100 किया था ना, उसमें सब में डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100 करेंगे। करना ऐसा ही है जैसे इसमें किया, उसमें डिवाइड बाय टोटल मल्टीप्लाई 100। जैसे देखो आपने अगर ये पूरा क्वेश्चन लिख दिया हो कि भाई यहाँ पर्टिकुलर ये दोनों अमाउंट लिख दी, तो पहले 16 की अमाउंट शुरू करते हैं, पहले 16 की अमाउंट शुरू करेंगे, वो परसेंटेज ऑफ टोटल ढूंढेंगे हम लोग। तो 16 में टोटल कितना है, 16 में टोटल देखो, टोटल यहाँ इक्विटी एंड लायबिलिटी का टोटल 60 लाख, और पीछे पेज पे देखो एसेट्स का टोटल भी 60 लाख है ना। 16 में वो 60 लाख अमाउंट है ना, तो मतलब ये टोटल 60 लाख है। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस में हम सेल्स पे जाते थे, उसमें टोटल 60 लाख। तो जितनी भी अमाउंट है ना आपकी 16 वाली, 2016 वाली, सबको डिवाइड बाय 60 लाख करना है, डिवाइड बाय टोटल। मतलब जैसे पहली अमाउंट है 25 लाख, तो 25 लाख डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, जो आपके परसेंटेज आए वो यहाँ लिख दो 2016 में, ऐसा ना। फिर दूसरी अमाउंट, दूसरे में डैश है तो आप भी डैश कर दो, फिर डैश ना, कुछ भी नहीं करेंगे उसमें, कोई अमाउंट नहीं। फिर उसके बाद 6 लाख है तो 6 लाख डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर भी 6 लाख है तो 6 लाख डिवाइड 60 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 15 है तो 15 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100। समझ आ रही है बात? सब में यही करना है ना, आपको 16 की पूरी अमाउंट ढूंढनी है, वो 16 की पूरी अमाउंट कैसे, डिवाइड बाय टोटल, बैलेंस शीट है इसीलिए डिवाइड बाय टोटल, ये डिवाइड बाय 60 लाख करना है। 16 की पूरी अमाउंट हो जाए ना सब में, जो आपके ये इक्विटी एंड लायबिलिटी है और पीछे जो एसेट्स है, सबको डिवाइड बाय 60 लाख ही करना है, पूरे पेज को, बरोबर। फिर 17 की अमाउंट ढूंढेंगे ना, 17 की अमाउंट जो हम पूरी फाइंड करेंगे, तो 17 में टोटल कितना है, तो उसमें देखो यहाँ इक्विटी लायबिलिटी का टोटल 75 लाख और पीछे भी 75 लाख है, तो मतलब उसमें अब सबको डिवाइड करेंगे किससे, 75 लाख से। जब आप 17 की अमाउंट ढूंढोगे तो उसमें 75 लाख से जो है वो डिवाइड करना, फॉर्मेट ऐसा ही है। तो मतलब पहले जो 25 लाख है तो 25 लाख
ऐसे ही 25 लाख डिवाइड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई 100, बरोबर। ये 17 वाली जब ढूंढोगे तब। फिर 15, तो 15 डिवाइड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 8 डिवाइड बाय 75 लाख मल्टीप्लाई 100, बरोबर। तो पूरी अमाउंट जो ये पेज पे पीछे भी जो दिया हुआ है एसेट्स से सबको किससे डिवाइड करेंगे? 75। टोटल हो तो उसी को ही, टोटल 75 है तो 75 डिवाइड 75 मल्टीप्लाई 100। समझ आ रही है बात? तो फाइंड कर पाओगे ना ये बैलेंस शीट? जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनाया, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस, वहां लिखेंगे कॉमन साइज बैलेंस शीट ऑफ सौराष्ट्र लिमिटेड, इसमें नाम है, ठीक है। पहले पर्टिकुलर लिख दो, 16 17 की अमाउंट लिखो, फिर दोनों के परसेंटेज ढूंढो। यहां लिखना परसेंटेज ऑफ टोटल बैलेंस शीट के लिए, 16 का पहले ढूंढ लो परसेंटेज, फिर परसेंटेज ऑफ टोटल 17 का ढूंढ लो। सेम फॉर्मेट बनाओगे ना? तो ये वाला क्वेश्चन 13 वाला क्वेश्चन आप तैयार करो। फिर अब 12 और 14 वाला क्वेश्चन देखें, उसमें मिसिंग अमाउंट है ना। कंपैरेटिव स्टेटमेंट में भी हम लोग मिसिंग अमाउंट फाइंड करते थे ना, तो यहाँ कॉमन साइज है, उसमें भी मिसिंग अमाउंट जो क्वेश्चन मार्क्स है वो सब फाइंड करने हैं। तो वो मैं बताऊं उसमें सिंपल लॉजिक कैसे यूज होगा कि क्वेश्चन 12 और क्वेश्चन 14 हम लोग समझे। तो देखो 12th वाले क्वेश्चन में जैसे दिया हुआ है ना कि उसमें प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बना हुआ ही है और मिसिंग अमाउंट हमें फाइंड करनी है ना। मैंने भी यहाँ पर पूरा बना लिया है, ये मिसिंग अमाउंट हम लोग ढूंढे। तो देखो कैसे हम लोग सिंपल से फाइंड करते हैं, इसमें खाली ये ध्यान होना चाहिए ना कि कॉमन साइज में अगर प्रॉफिट एंड लॉस है तो हम किसके परसेंटेज रखते हैं? सेल्स के परसेंटेज, सेल्स के परसेंटेज हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है, अब देखो ये बना हुआ ही है पूरा, सिर्फ मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है, तो उसमें पहले 17 फिर 16 की अमाउंट है, तो आप लोग सेम टू सेम लिखोगे तो भी चलेगा, या पहले आपको 16 फिर 17 की अमाउंट लिख रही हो, दोनों में अमाउंट में भी और परसेंटेज में भी, तो भी चलेगा, ठीक है ना। खाली मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है तो हमें तो खाली मेथड ध्यान होना चाहिए, इसमें भले आगे पीछे लिखो, फिर जो पूरा सम करते हैं उसमें हमेशा पहले 16 फिर 17 लिखा करो, वो इजी रहता है। तो अब इसमें जैसे मिसिंग अमाउंट फाइंड करें ना, चलो सेल्स रेवेन्यू का तो पूरा ही दिया हुआ है, क्योंकि सेल्स तो हमें चाहिए ना, उसकी के ही तो परसेंटेज हमें ढूंढने हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में किसके होते हैं? सेल्स के ही तो परसेंटेज होते हैं ना, बराबर ना। अब एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ गुड्स दिया हुआ है, मैंने शॉर्ट में लिखा है COG, कॉस्ट ऑफ गुड्स, उसकी दोनों अमाउंट मिसिंग है, 17 और 16 दोनों की, लेकिन दोनों के परसेंटेज दिए हुए हैं कि नहीं? दिए हुए हैं ना दोनों के परसेंटेज। ये परसेंटेज किसके बनते हैं? सेल्स के बनते हैं ना परसेंटेज। तो हम लोग जो ये सेल्स है उसी के ही परसेंटेज ढूंढ सकते हैं कि नहीं? फाइंड कर सकते हैं ना, ये अमाउंट वो ये परसेंटेज सेल के ही है, तो अगर हमें ये अमाउंट ढूंढनी है तो सेल के इतने परसेंटेज ढूंढ लें। जैसे अगर 17 में है तो 17 का फाइंड करना, 17 में सेल 45 लाख है तो 45 लाख के 68 परसेंटेज वो यहाँ पे होगा ना, ये 17 में परसेंटेज ऑफ सेल्स ही तो है। 17 में 45 लाख के 68 परसेंटेज, 45 के 68 परसेंटेज कितने हो जाएंगे? कुछ हो जाएंगे 30,60,000 रुपीज, ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और अगर 16 में फाइंड करना है ना तो उसमें सेल 60 है, 60 लाख के 70 परसेंटेज, 60 लाख के 70 परसेंटेज, ये परसेंटेज दिए हुए हैं, तो इसके इतने परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 67, तो 6 7 42, 42 लाख हो जाएंगे, है कि नहीं? ये परसेंटेज ऑफ सेल्स होता है, तो सेल्स के हिसाब से ही परसेंटेज ढूंढेंगे ना। जैसे कि यहाँ पर फाइनेंशियल कॉस्ट है, तो फाइनेंशियल कॉस्ट भी मिसिंग है, तो उसके परसेंटेज है ना। जैसे पहले अगर 17 ढूंढो तो 17 के 10 परसेंटेज, किसके 10 परसेंटेज है? सेल्स के ना। तो 45 लाख के 10 परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 4,50,000। यहाँ पर परसेंटेज 16 में किसके हैं? कितने हैं? 12 परसेंटेज। ये 12 परसेंटेज भी किसके? सेल्स के परसेंटेज। तो मतलब 60 लाख के 12 परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 7,20,000, है कि नहीं? सिंपल लॉजिक है ना, ये मिल जाएगी ना मिसिंग अमाउंट। फिर यहाँ पे डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी मिसिंग है, ये परसेंटेज 17 का दिया हुआ है 2 परसेंटेज, ये 2 परसेंटेज किसके? सेल्स के। सेल्स के 2 परसेंटेज, 45 के 2 परसेंटेज कितने हो जाएंगे? 9 लाख हो जाएगा, बरोबर ना। 90,000 होगा ना, 9 लाख नहीं, 2 परसेंटेज है सिर्फ, तो 90,000 रह जाएगा वो। अरे बात समझ में। और यहाँ पे ये 3 परसेंटेज है, तो वो 3 परसेंटेज किसके? इसके 60 लाख के 3 परसेंटेज, तो इसके 3 परसेंटेज कितने? वो हो जाएंगे 1,80,000, 1,80,000 उसके परसेंटेज। तो ये मिल गई ना मिसिंग अमाउंट हमें।
समझ आ रही है ना बात? ये मिसिंग अमाउंट मिल गई सेल्स के परसेंटेज के हिसाब से। अब ये मिल गया, लॉजिक ध्यान रखना इनमें कैसे ढूंढा। फिर टोटल एक्सपेंसेस वगैरह दिए हुए हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी दिया हुआ है, इनकम टैक्स वाली पूरी लाइन मिसिंग है, पूरी लाइन मिसिंग है। तो वो इनकम टैक्स वाली लाइन तो बेसिक रूल्स है जो हम थर्ड चैप्टर में भी और इसमें भी हम लोग ढूंढते थे, वैसे ही इनकम टैक्स है। तो इनकम टैक्स में परसेंटेज है ना, आपके परसेंटेज है ना 30%, किसके परसेंटेज निकालते हैं? तो इनकम टैक्स में थोड़ी सेल के परसेंटेज निकालते हैं, इनकम टैक्स में तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें से टैक्स माइनस करके फिर आफ्टर टैक्स लिखते हैं कि नहीं? ये तो वैसे ही करते हैं ना हम लोग, बराबर ना? तो यहाँ पे जो लेस इनकम टैक्स है तो किसकी इनकम टैक्स है? यहाँ प्रॉफिट बिफोर टैक्स, इसके 30%, तो 9 लाख के 30% 2,70,000। यहां पर भी इसी के ही 30% निकालेंगे 2,70,000, बराबर। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्या करते हैं? प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से टैक्स माइनस, तो वो आफ्टर टैक्स हो जाता है ना। मतलब 9 लाख में से 270 माइनस तो 6,30,000। यहां पर भी ये माइनस तो 6,30,000, बराबर के नहीं? और अब इनके परसेंटेज हमें ढूंढने हैं। ये तो सिंपल लॉजिक से हम लोग फाइंड करते हैं कि भाई प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतने इनकम टैक्स, बाकी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अब ये परसेंटेज, अब परसेंटेज काउंट करते वक्त कहाँ जाना पड़ेगा? सेल में, क्योंकि ये परसेंटेज हम किसके निकालते हैं? सेल्स के ही ना। मतलब अगर यहाँ पे हमें परसेंटेज ढूंढना है तो ये अमाउंट है हमारी 2017 में 45 लाख है, 45 लाख ना। मतलब यहाँ जो है 2,70,000 डिवाइड 45 लाख मल्टीप्लाई 100। ऐसे ही ना हमने आगे भी ढूंढा, प्रॉफिट एंड लॉस में परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे ढूंढते हैं? अमाउंट डिवाइड बाय सेल मल्टीप्लाई 100। तो 270 डिवाइड 45 मल्टीप्लाई 100 कितने हो जाएंगे? कुछ 6% होंगे, 6% होंगे, 27 6, बराबर। और यहाँ पे इसके परसेंटेज ढूंढने हो, इनके भी पहले 17 के ही परसेंटेज ढूंढ ले ना, फिर 16 में इसके भी परसेंटेज 6,30,000 डिवाइड बाय 45 लाख मल्टीप्लाई 100। ये अमाउंट डिवाइड बाय 45, 630 डिवाइड 45 मल्टीप्लाई 100 कितने हो जाएंगे? वो कुछ 14 होगा, 14%, बराबर। ये अमाउंट मिल जाएगी ना, ये मिसिंग अमाउंट 17 की। अब 16 की मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है, तो 16 की मिसिंग अमाउंट के लिए इसके जो परसेंटेज ढूंढेंगे वो 16 के सेल के हिसाब से 60 लाख के हिसाब से ढूंढेंगे। मतलब 270 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100। तो 270 डिवाइड बाय 60 लाख मल्टीप्लाई 100 तो कुछ 4.5 रहेगा, 4.5%, बराबर ना। 270 डिवाइड 60 लाख, और इसमें भी 630 डिवाइड बाय 60 लाख, तो 630 डिवाइड बाय 60 लाख करें तो वो रहेगा कुछ आपका 10.5%। तो ये भी मिसिंग अमाउंट मिल गई ना। ध्यान आया? यहाँ की मिसिंग अमाउंट थी वो हमने सेल्स के परसेंटेज के हिसाब से ढूंढा, यहाँ तो लॉजिकली फाइंड किया, बराबर। लॉजिकली ये अमाउंट ढूंढ ली, टैक्स और बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर आफ्टर टैक्स, और ये परसेंटेज फिर सेल के साथ कंपेयर किया हमने। ध्यान आ रहा है कैसे ये मिसिंग अमाउंट कैसे फाइंड करनी है? समझ में आ रहा है ना? तो इसे अच्छी तरह से लिख लो। फिर क्वेश्चन नंबर 14 देखो, क्वेश्चन नंबर 14 में भी इसी तरह से बैलेंस शीट की मिसिंग अमाउंट है, तो वो हम लोग अब फाइंड करें, वो कैसे देखना है हमें। तो देखो जैसे ये 14 वाले में मिसिंग अमाउंट है ना, उसमें देखो बैलेंस शीट बनी हुई है, कॉमन साइज स्टेटमेंट बना हुआ है श्याम लिमिटेड का, कंपनी का नाम है। उसमें पर्टिकुलर पहले 16 17 की अमाउंट और फिर उनके परसेंटेज टू टोटल दिया हुआ है, बरोबर है ना। और इसमें देखो, इसमें जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसमें ऐसा है कि 2016 की अमाउंट मिसिंग है और 2017 के परसेंटेज मिसिंग है, ऐसा है ना। और फिर एसेट्स वाला है ना, पीछे जो पेज दिया हुआ है एसेट का, उस एसेट में 2017 के जो है वो अमाउंट मिसिंग है और 2016 के परसेंटेज मिसिंग है, ऐसे है ना ये लॉजिकल। तो देखो अलग अलग है, हम लोग इसमें फाइंड भी कैसे करते हैं भाई, 16 को अलग 17 को अलग ढूंढते हैं ना। तो पहले 16 वाला पूरा कर ले, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी जो फर्स्ट पार्ट है ना, उस फर्स्ट पार्ट में पहले 16 वाली अमाउंट ढूंढ लें, फिर 17 के परसेंटेज ढूंढेंगे। एक एक लाइन क्लियर करो, पहले इक्विटी एंड लायबिलिटी, फिर एसेट्स में भी ऐसे ही क्लियर करना। तो इक्विटी एंड लायबिलिटी में देखो पर्टिकुलर तो पहले सेम टू सेम पूरा का पूरा ही लिख देना है ना, फिर हमें मिसिंग अमाउंट ढूंढनी है ना, उसमें तो कोई चेंजेस नहीं ना पर्टिकुलर में। तो उन पर्टिकुलर में पहले इक्विटी एंड लायबिलिटीज, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, उसके अंदर इक्विटी शेयर कैपिटल। तो मैं डायरेक्ट वही लिख रहा हूं कि जैसे कि इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर कैपिटल में पहले 16 के अमाउंट जो है वो हमें फाइंड करनी है, 16 के अमाउंट और 16 के परसेंटेज दिए हुए हैं, पहले 16 की कंपेयर फिर 17 की कंपेयर करते हैं। 16 के अमाउंट मिसिंग है, परसेंटेज ये क्वेश्चन मार्क, और 16 के परसेंटेज दिए हुए हैं, कितने हैं परसेंटेज 40। अब ये 40 परसेंटेज किसके दिए हुए हैं, बैलेंस शीट में परसेंटेज किसके ढूंढे जाते हैं, टोटल के ना। तो यहाँ 16 है, 16 में टोटल देखो कितना है, तो 16 में जो आपका टोटल दिया हुआ है इक्विटी एंड लायबिलिटी का वो 34 लाख है, 34 लाख है ना, और इवन उसका भी एसेट्स का भी 34 लाख। तो ये जो परसेंटेज दिए हुए हैं 40 परसेंटेज, वो 40 परसेंटेज किसके हैं, टोटल के हैं। तो इसकी अमाउंट हम लोग फाइंड कर सकते हैं ना कि 34 लाख के 40 परसेंटेज है कि नहीं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इतना बड़ा मैं लिख नहीं पाऊंगा, आप टेक्स्ट बुक में भी ध्यान देना कि उसमें 34 लाख टोटल है 16 में, तो 34 लाख के 40 परसेंटेज यहाँ लिख सकते हैं कि नहीं। 34 लाख के 40 परसेंटेज कितने हो जाएंगे, 13 और 6 13,60,000 रुपीज आ जाएंगे कि नहीं, ये इसकी अमाउंट मिल जाएगी ना। फिर जो दूसरा है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में भी ये अमाउंट मिसिंग है और उसके सामने जो है वो परसेंटेज दिए हुए हैं 20 परसेंटेज है। ये 16 वाले पहले तो 20 परसेंटेज है, वो 20 परसेंटेज किसके, टोटल के ही ना। तो 34 लाख के 20 परसेंटेज कर सकता है ना, 34 लाख के 20 परसेंटेज कितने, तो वो 6,80,000 है कि नहीं। तो ऐसे ऐसे ये पूरे अमाउंट मिल सकती है कि नहीं 16 की, जितनी भी ये 6-7 अमाउंट मिसिंग है वो सब के सब टोटल के हिसाब से हमें परसेंटेज ढूंढने हैं ना, बरोबर ना। दूसरे में देखो वो रिजर्व एंड सरप्लस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दिए हुए रिजर्व एंड सरप्लस में, उसमें 15 परसेंटेज है, तो हम लोग 34 लाख के 15 परसेंटेज ढूंढ के लिखेंगे ना, बरोबर ना। उसके बाद नॉन करंट लायबिलिटीज में जो डिबेंचर है वो 20 परसेंटेज दिए हुए हैं, 16 वाले ही पहले बात कर रहा हूँ, पहले 16 का ही, वो 20 परसेंटेज दिए हुए हैं, तो 20 किसके, 34 के 20 परसेंटेज वहां लिख सकते हैं ना। फिर 34 के 3 परसेंटेज, 34 के 2 परसेंटेज लिख सकते हैं कि नहीं, पूरी 16 की अमाउंट मिल जाएगी ना। और 17 में, अब 17 में जाते हैं, तो 17 में कैसा है, 17 में अमाउंट दी गई है, परसेंटेज ढूंढने हैं। तो परसेंटेज तो हम पहले भी तो लॉजिकली ढूंढते थे, परसेंटेज कैसे ढूंढते थे, टोटल के साथ डिवाइड ना, परसेंटेज तो ऐसे ही ना टोटल के साथ डिवाइड करते थे। जैसे कि देखो इक्विटी शेयर कैपिटल में, इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ 17 की अब बात करते हैं, 20 लाख है, अब परसेंटेज हमें फाइंड करने हैं। तो 17 में टोटल कितना है, उसमें उसका टोटल देखेंगे ना 17 में, तो 17 में टोटल कितना है, 50 लाख का टोटल है। तो हमें जो इसके परसेंटेज ढूंढना है 20 लाख के, तो वो कैसे, 20 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100, ऐसे किया जाएगा ना। 20 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100 मतलब कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा कुछ 40 परसेंटेज, यहाँ पर भी वही रहेगा 40 परसेंटेज। आप तो कैलकुलेटर में कर सकते हो कि 20 लाख डिवाइड 50 लाख डिवाइड ये टोटल मल्टीप्लाई 100, तो 5 4 20, 40 परसेंटेज हो जाएगा वो। समझ आ रही है ना बात है, बराबर ना, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पे दूसरी अमाउंट दी गई है 10 लाख की, तो 10 लाख उसके भी परसेंटेज हमें ढूंढने हैं, तो उनके परसेंटेज कैसे मिलेंगे, परसेंटेज ढूंढने हैं तो डिवाइड बाय टोटल करेंगे ना, 10 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 10 डिवाइड 50 मल्टीप्लाई 100 कितने हो जाएंगे, वो हो जाएंगे उसके 20 परसेंटेज, बराबर ना, 20 परसेंटेज हो जाएंगे ना ये 10 लाख। तो ऐसे 17 के सब परसेंटेज भी ढूंढने हो तो ढूंढ सकते हैं ना, बराबर ना। दूसरा जो परसेंटेज फाइंड करना है उसमें 8 लाख दिए हुए, 8 लाख के परसेंटेज, तो 8 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर 10 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100, 1 लाख डिवाइड 50 लाख मल्टीप्लाई 100, मिल सकते हैं कि नहीं। सिंपल लॉजिक है ना, पहले 16 वाली सब अमाउंट ढूंढ लो, फिर 17 वाले परसेंटेज ढूंढ लो। अब उसके बाद जो एसेट्स में दिया हुआ ना, एसेट्स में उल्टा है, अब उसमें 16 वाले परसेंटेज ढूंढने हैं इसी मेथड से और 17 वाली अमाउंट ढूंढनी है इसी मेथड से, है कि नहीं। एसेट्स में भी जैसे कि भाई यहाँ पूरा हेडिंग तो अमाउंट तो ये पर्टिकुलर पूरी की पूरी लिखेंगे हम लोग, एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, उसके अंदर टेंजिबल एसेट्स हैं। तो देखो जैसे कि भाई वो एसेट्स की बात कर रहे हैं अब, कि उनमें जैसे टेंजिबल एसेट्स दिए हुए हैं,
पहले 16 वाले जो है वो दोनों पूरे करें ना, तो टेंजिबल एसेट्स में 16 की अमाउंट है 10,20,000, 10,20,000 अमाउंट है और उसके परसेंटेज हमें ढूंढने हैं। तो परसेंटेज कैसे, टोटल के हिसाब से ही ना, 16 का टोटल कितना है, तो टोटल तो वही रहेगा ना 34 लाख। अब इसमें परसेंटेज ढूंढने, जैसे 17 के परसेंटेज ढूंढे वैसे इसमें ढूंढ सकते हैं। 10,20,000 डिवाइड 34 लाख मल्टीप्लाई 100 कर सकते हैं कि नहीं उसके परसेंटेज में, कि 10,20,000 डिवाइड 34 लाख मल्टीप्लाई 100, बराबर कितना मिल जाएगा, 34 3 जा 102, मतलब यहाँ पे आ जाएगा कुछ 30% आ जाएंगे ना, 30% वो, बराबर। फिर टेंजिबल एसेट्स के बाद दूसरा है इनटेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट दिया हुआ है कि इनटेंजिबल एसेट्स में 16 की अमाउंट, तो 16 की अमाउंट है 6,80,000, 6,80,000 और उसके परसेंटेज हमें ढूंढने हैं। पहले 16 वाली कॉलम पूरी कर लिया करो दोनों, फिर 17 वाली। अब इसके परसेंटेज ढूंढने हैं, इसमें भी वैसा ही ना, 6,80,000 डिवाइड 34 लाख मल्टीप्लाई 100, तो 680 डिवाइड 34, तो 34 2 सा यहाँ कितना हो जाएगा, 20% आ जाएगा, बराबर। ऐसे ऐसे ये पूरी अमाउंट मिल सकती है ना, 16 के ये पूरे परसेंटेज मिल सकते हैं ना। दूसरे जो 8,50,000 दिया हुआ है वो 850 डिवाइड 34 लाख मल्टीप्लाई 100, फिर जो 340 है 340 डिवाइड 34 लाख, फिर 238 डिवाइड 34, 272 डिवाइड 34, तो 16 वाले पूरे परसेंटेज मिल जाएंगे हमें, बराबर। और फिर 17 में परसेंटेज दिया हुआ है और टोटल हमें फाइंड करना है, अमाउंट ढूंढनी है, तो अमाउंट सिंपल मिल सकता है, जैसे यहाँ 16 की अमाउंट ढूंढी थी हमने, बराबर ना। कंफ्यूज करने के लिए इतना लॉन्ग दिया हुआ है, बाकी काउंटिंग उसमें कुछ भी नहीं है, सिंपल से लॉजिक है उसमें। अब 17 में देखो, जैसे चलो ये टेंजिबल एसेट्स की बात करते हैं, तो टेंजिबल एसेट्स में 17 की अमाउंट मिसिंग है, परसेंटेज है 35। टेंजिबल एसेट्स में ये अमाउंट मिसिंग है, परसेंटेज 35 है। ये किसके परसेंटेज होते हैं, टोटल के परसेंटेज होते हैं ना। तो टोटल यहाँ पर कितना है, 17 का टोटल 50 लाख है, वहां इक्विटी लायबिलिटी और एसेट्स टोटल तो वही रहेगा ना। तो ये जो 35% है वो 35% किसके, टोटल के, 50 लाख के 35%, तो 50 लाख के 35% टेंजिबल एसेट कितना, 17,50,000 मिल जाएगा इसके 35%, सिंपल ना। इनटेंजिबल एसेट्स है, इनटेंजिबल एसेट्स में दिए हुए हैं 30% आपके, है ना, उसमें 30% है, यहाँ पर 30%, तो 30% किसके, 50 लाख के 30% कितने, 15 लाख, तो ये अमाउंट मिल जाएगी कि नहीं। ऐसे ही ये 17 की सभी अमाउंट मिल सकती है ना, सब में 50 लाख के परसेंटेज ढूंढने, जैसे वहां नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है तो 50 लाख के 22%, 50 लाख के 3%, 50 लाख के 8 और 2% मिल सकते हैं कि नहीं। सिंपल से ये पूरा टेबल फिल हो जाएगा ना, वो समझ आ रही है बात। तो ये जो आज हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट देखा ना, मिसिंग अमाउंट कैसे ढूंढते हैं, प्रॉपर सम कैसे करते हैं, अच्छी तरह से ये पूरे जो है वो बुक में सम लिख लेना। अब जो आगे के सम्स आएंगे, आगे की मेथड, आगे के चैप्टर्स, वो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। ओके, थैंक यू।